हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल की। तो फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है, जिसमें नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल। बच्चों देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल एक एक सेटअप है। जैसे केमिकल कंपाउंड्स में जनरली अगर दो एटम्स होते हैं, दोनों रिएक्ट करके Na प्लस एंड Cl माइनस, एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। Na प्लस और Cl माइनस थोड़े से डिस्टेंस पर हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना रखा है। तो ऐसा सेटअप जब भी बनता है जब एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज और दोनों चार्जेस इक्वल होने चाहिए, तो ठीक बात है ना। Na पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया है Na से निकल के, तो +1 है, और Cl पर -1 है, तो चार्जेस आर सेम बट अनलाइक, डिफरेंट चार्जेस हैं लेकिन सेम है मैग्नीट्यूड में, और थोड़े सेपरेशन से एक दूसरे से वो स्टेबल रखे हुए हैं। तो ऐसे सेटअप को ही हम बोलते हैं डायपोल। डायपोल इज नथिंग बट अ सेटअप इन विच टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर केप्ट एट सर्टेन डिस्टेंस। तो डायपोल की डेफिनेशन देखेंगे बच्चों। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो डायपोल को तो ये हमने डिफाइन कर दिया, ये एक सेटअप है। अब बात आगे यहां पर आएगी कि डायपोल के साथ कोई क्वांटिटी भी तो होनी चाहिए ना, हम क्या कैलकुलेट करेंगे डायपोल का। तो उसके साथ साथ एक चीज ये है कि द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज नोन एज डायपोल एक्सिस। एक बात समझ लेते हैं, अगर यहाँ -q चार्ज है और इक्वल चार्ज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी यहां पर है, दोनों के बीच में सेपरेशन है 2a। अब ये 2 क्यों लिया हुआ है वो हम अभी देखेंगे। सो 2a, दिस इज नोन एज डायपोल लेंथ। ये है डायपोल की लेंथ, और ये जो लाइन ज्वाइन कर रखा है आपने, इस लाइन को हम बोलते हैं डायपोल एक्सिस। छोटे छोटे टर्म्स हैं, वो समझते चले जाएंगे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन ऑफ द चार्जेस, यानी दोनों में से कोई भी एक चार्ज, क्योंकि इक्वल है तो कोई भी ले सकते हो आप, एंड द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस नोन एज डायपोल लेंथ। तो एक कोई भी चार्ज ले लो और इन दोनों चार्जेस के बीच में सेपरेशन ले लो, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आएगा, इज नोन एज डायपोल मोमेंट। और डायपोल मोमेंट ही वो क्वांटिटी है जो किसी डायपोल की स्ट्रेंथ को या डायपोल को क्वांटाइज कर देती है। ये डायपोल के बारे में, डायपोल का क्वांटिटी कितनी है वो समझने के लिए हम सीधा सा एक टर्म यूज करेंगे, एंड दैट इज डायपोल मोमेंट। कैसे निकलता है, एक चार्ज ले लो और दोनों के बीच में डिस्टेंस ले लो, जिसको हम डायपोल लेंथ बोल रहे हैं। तो एनी वन ऑफ द चार्जेस एंड डायपोल लेंथ व्हेन मल्टीप्लाइड दिस टू, देन वी फाइंड डायपोल मोमेंट। अच्छा, एक बात और, ये जो डायपोल मोमेंट है इसको हम P से डिनोट करेंगे, स्मॉल p। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। वेक्टर क्वांटिटी होगी तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो ये डायरेक्शन होगा उसका, नेगेटिव से इनिशिएट होकर और पॉजिटिव के टुवर्ड्स, ये डायपोल मोमेंट का होगा डायरेक्शन। इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। यहां पर अगर हम बात करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो Q और लेंथ, ये तो मल्टीप्लाई किया है ना। Q एक चार्ज, तो चार्ज इज व्हाट, करंट इनटू टाइम। फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में करंट इनटू टाइम, यानी टाइम इनटू करंट, ये दोनों हो गया। और हम लेंथ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो L और आ जाएगा, LTA। तीनों का एक एक पावर, तीनों का एक एक एक्सपोनेंट, ये रहेगा डायपोल मोमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब बच्चों हम बात करेंगे कोई भी डायपोल, डायपोल यानी ये सेटअप कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इस पूरे डायपोल का इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब दो केसेस होंगे यहां पर। एक केस में जब इस डायपोल एक्सिस के किसी पॉइंट पर हम देखेंगे, यानी ये अब एक्सटेंड कर दूं मैं दोनों साइड, तो इस लेंथ, इस लाइन के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। और दूसरा केस है इक्वेटोरियल लाइन पर क्या होगी इंटेंसिटी, तो उसके बारे में हम डिटेल में बात स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट केस है बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डायपोल। तो जैसा मैंने बताया, ये भी हम दो केसेस में पढ़ेंगे। यानी करना क्या है, हमने एक डायपोल है, ये डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी जनरेट कर रहा है। तो क्वेश्चन आता है कहां, तो दो केसेस हैं। नंबर 1 हम देख रहे हैं अभी, एट अ पॉइंट अलोंग इट्स एक्सिस। ये A पॉइंट और B पॉइंट पर -q और +q चार्जेस रखे हुए हैं, वेयर द सेपरेशन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज 2a। इस डायपोल एक्सिस, यानी इस लाइन को जब हमने एक्सटेंड कर दिया, तो इस एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर एक जनरल पॉइंट हमने ले लिया P। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, और ये P पॉइंट कहां है, तो ये जो डायपोल का मिड पॉइंट है, जिसको हम ओरिजिन लेते हैं, O से डिनोट कर दिया हमने, और इस ओरिजिन से ये R डिस्टेंस पर है पॉइंट P, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। तो बात समझ में आ रही होगी।
अब ये सेटअप है, ये सारा कुछ सिचुएशन है हमारे सामने। एक डाइपोल है, डाइपोल ऑफ -q एंड +q चार्जेस वेयर द सेपरेशन बिटवीन दिस टू चार्जेस इज 2a, और इसके मिड पॉइंट से, जिसको हम ओरिजिन बोल रहे हैं या सेंटर ऑफ डाइपोल बोलते हैं, इस सेंटर ऑफ डाइपोल से स्मॉल r डिस्टेंस पर, इसी एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट P है, वहां पर हमने कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी ड्यू टू दिस डाइपोल। तो बच्चों देखो, अब बहुत आसान सा है ये, इसमें कुछ रखा नहीं है। अब देखो यहां सिंपली समझ में तुमको आ रही होगी बात कि दो चार्जेस हैं, यानी सोर्स दो हैं जो अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे उस पॉइंट पर, और फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बता देगा कि आप दोनों का रिजल्टेंट ले लो वेक्टर को यूज करके, वही रिजल्टेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी एट पॉइंट P। तो देखो बच्चों, अब ये चार्ज इस पॉइंट P पर किधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो हम जानते हैं कि सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव है तो किसी भी पॉइंट पर वो रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और नेगेटिव सोर्स चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो ये चार्ज हमने मान लिया कि P पॉइंट पर E1 इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, रेडियली आउटवर्ड गोइंग टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन। ये जो चार्ज है वो P पॉइंट पर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ बना रहा है, रेडियली इनवर्ड, तो उसको हमने बोल दिया दैट इज सपोज टू बी E2। तो एक E1 और एक E2 दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हो गए, इन दोनों का रिजल्टेंट ले लेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। लेकिन हम पहले देखते हैं E1 क्या होगा। E1 का डायरेक्शन तो दिख रहा है टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और उधर हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं I। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स में एक्स एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है उसका नाम है I। तो E1 का जो मैग्नीट्यूड होगा 1/4πε0। अब ये चार्ज, ये निकालना है डिस्टेंस BP। तो आप समझो जरा, ये पूरा है R, और इसमें से ये को इसको कम कर दें तो दिस इज हाफ ऑफ 2a दैट इज a। तो ये क्या हुआ, R माइनस a। तो हमने यूज किया Q/R - a होल स्क्वायर इंटू I, बिकॉज दिस इज टुवर्ड्स पॉजिटिव x डायरेक्शन। तो E1 समझ में आ गया होगा। E2, अब E2 के लिए बच्चों मुझे चाहिए ये सेपरेशन AP। तो यहां से R है, इसमें मैं इसको ऐड कर दूंगा, अगेन दिस इज A, सो दिस वुड बी द सेपरेशन बिटवीन A एंड P इज R प्लस A। तो हमने यूज कर लिया R प्लस A, और ये माइनस I बिकॉज दिस इज टुवर्ड्स नेगेटिव ऑफ x डायरेक्शन। अब ये हमें E1 और E2 मिल गया। द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट P E इक्वल्स टू E1 प्लस E2 वेक्टर सम, सुपरपोजिशन जिसको हम बोलते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने अप्लाई कर दिया। सो E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू E1 प्लस E2, और E1 प्लस E2 करने के लिए 1/4πε0 Q दोनों में कॉमन है तो बाहर ले लिया, Q/4πε0 दिस माइनस दिस, 1/r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस a का होल स्क्वायर, I हमने बाहर ले लिया कॉमन, ये माइनस सामने लाकर हमने यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया। बात समझ में आ रही होगी। सोचना 12th क्लास के बच्चों के लिए कोई बहुत प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है। सो Q/4πε0, ये दोनों हमने प्रोडक्ट कर लिया एलसीएम में, तो ये आ जाएगा इधर और ये आएगा इधर, R प्लस a होल स्क्वायर माइनस R माइनस a होल स्क्वायर, और ये हो गया नीचे। अब इसको मैंने a माइनस b और a प्लस b वाले फॉर्म में ले लिया, होल स्क्वायर रहने दिया अभी, तो ये बन गया R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और होल स्क्वायर लास्ट में, तो R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो नीचे तो ये हो गया, ऊपर जब आप करोगे R प्लस a का होल स्क्वायर तो a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये जब हमने सिंप्लीफाई किया तो 2ra इसका और माइनस माइनस प्लस होके 2ra इसका, तो ऊपर बना 4ra और नीचे ये। अब यहाँ पर ये एक पॉइंट याद रखना है, अभी तक तो हम सिस्टमेटिकली सीक्वेंशियली जो मैथ्स बोल रहा है, मैथमेटिक्स जो बोल रहा है वो करते आ रहे थे वेक्टर अलजेब्रा के अकॉर्डिंग। अब एक अप्रोक्सीमेशन लेना है बच्चों, ये बात समझने में। जो डाइपोल होता है ना, जनरली डाइपोल का लेंथ बहुत स्मॉल होता है। अब मैंने बताया NaCl या HCl, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें दो एटम्स हैं, तो आप सोचो दोनों आयंस कितने पास पास में होते होंगे। सोडियम और क्लोराइड दोनों के एटम्स में से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, ट्रांसफर हुआ है, तो कितना ज्यादा सेपरेशन उनके अंदर रहता होगा, बहुत छोटा सा, बहुत थोड़ा सा, आर्मस्ट्रॉन्ग्स के रेंज में। तो ये सेपरेशन बहुत छोटा है, यानी डाइपोल लेंथ इज वेरी स्मॉल इन टर्म्स इन विद रिस्पेक्ट टू द distance of the point P where electric field intensity is to be calculated। तो R बहुत बड़ा है इस 2a से, तो if अब इस पे स्पेशल केस लगा दिया हमने, R is much greater than 2a, then
आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू आर स्क्वायर। अब 1,00,000 में से अगर एक कम कर दूं तो 99,999, दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1,00,000 ओनली। तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी कोई बड़ी बड़ी वैल्यू में से बहुत छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हो तो सब्ट्रैक्ट जिसको कर रहे हैं उसको हमने इग्नोर कर दिया और बड़ी वाली वैल्यू को ही एज इट इज रख सकते हैं। तो इसको हमने आर स्क्वायर ले लिया। अब ये बनेगा आर स्क्वायर स्क्वायर यानी आर टू द पावर 4। ऊपर एक आर है उससे एक पाई माइनस हम कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ऊपर वाला आर एलिमिनेट करके नीचे आर क्यूब बना। अब यहाँ पर देखना जरा, क्यू इंटू 4a है ऊपर और डायपोल मोमेंट अभी हमने पढ़ा, डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज वन ऑफ द चार्जेस यानी क्यू और 2a यानी सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस डायपोल लेंथ और I यानी नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन है I का, वही है डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। तो ये हो गया P। तो देखो I भी है, Q इंटू 4a है, 2a होता तो P हो जाता, तो 4a है तो 2P हो जाएगा। So this is your final result, electric field intensity due to a dipole at an axial point from at a point which is at a distance r from the center of the dipole is 1/4πε0 2p upon r cube। p वेक्टर की तरह आप यूज करोगे। अब ये पॉइंट इधर ना होगा इधर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि p का डायरेक्शन अपने आप उल्टा हो जाएगा। ये पॉइंट इधर से इधर रखोगे आप तो अब देखो नेगेटिव से पास में हो गया वो नेगेटिव से पास में हो जाएगा तो ये बनाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड अपनी साइड में, और इससे दूर हो गया तो ये जो उधर फेंक रहा है दूसरे साइड में है ना रेडियली आउटवर्ड्स वो स्मॉलर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली द डायरेक्शन वुड बी सेम, डायरेक्शन यही रहेगा पी के डायरेक्शन में ही हमेशा। तो ये हमारा कंक्लूड हुआ। तो ये पहला टाइप था जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी थी एट अ पॉइंट एट इट्स एक्सियल लाइन पर। अब दूसरा जो हमारा होगा वो होगा इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो अब हम उस पर आते हैं। सेकंड केस है बच्चों, एट अ पॉइंट ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन। अब ये इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है वो समझेंगे। तो अगर ये डायपोल एक्सिस है तो इस डायपोल एक्सिस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हमने ड्रॉ किया तो उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन को ही हम इस डायपोल का इक्वेटोरियल लाइन बोलेंगे। और इस इक्वेटोरियल लाइन की खास बात क्या होती है, वो ये होती है कि इस इक्वेटोरियल लाइन पर कोई भी पॉइंट आप लोगे तो वो इन दोनों एंड्स के साथ यानी इन दोनों पॉइंट चार्जेस के साथ इक्विडिस्टेंट होगा। क्योंकि एक देखो आप जनरल पॉइंट ले लिया मैंने P, इससे जब मैंने ज्वाइन किया तो ये दोनों अगर ट्रायंगल्स देखोगे तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे क्योंकि ये हाफ हाफ है, ये बीच में कॉमन है तो 90 डिग्री भी है। तो आप एस कॉन्ग्रुएंसी से आप देख सकते हो दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो हाइपोटेन्यूज भी दोनों के इक्वल होंगे। तो यानी हम बात कर सकते हैं, बता सकते हैं, बोल सकते हैं कि इक्वेटोरियल लाइन पर कोई भी पॉइंट इस डायपोल के दोनों एंड्स के साथ इक्विडिस्टेंट पर होगा। तो हमने एक ले लिया पॉइंट P जो इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर है। P इज एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी बनेगी। तो आराम से वेक्टर के साथ चलते हैं हम, जैसा वेक्टर बोलता जाता है हम चलते जाते हैं। हमने मान लिया कि ये जो बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड अपना वो बनाएगा E1 क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है अवे फ्रॉम इट रेडियली आउटवर्ड्स। सो दिस इज E1 ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज प्लस माइनस क्यू चार्ज अपने टुवर्ड्स बनाएगा टुवर्ड्स इटसेल्फ रेडियली इनवर्ड्स और उसको हमने बोल दिया वो है E2। अब एक बात बच्चों यहां से तुम समझ लेना, थोड़ा सा एक स्मॉल पोर्शन ऑफ एप्टीट्यूड यू रिक्वायर कि देखो चार्जेस भी सेम है और ये डिस्टेंसेस भी सेम है तो ये जो E1 और E2 होगा उन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। ये बात समझ में आनी चाहिए क्योंकि E डिपेंड करता है बस दो ही चीज पर, चार्ज पर और डिस्टेंस पर। तो चार्ज भी दोनों कॉमन है, सेम है और ये डिस्टेंसेस भी इक्वल है तो E1 E2 का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। हालांकि अभी मैंने इसको यूज नहीं किया है लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए। तो E1 का मैग्नीट्यूड अगर हमने लिखा तो 1/4πε0 Q चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर BP स्क्वायर। अब BP स्क्वायर कितना होगा जो इस हाफ राइट एंगल ट्रायंगल में देख लेते हैं। दिस इज A, डायपोल लेंथ है 2a तो उसका हाफ A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो AP स्क्वायर जब लिखोगे तो A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर लिख देंगे तो हमने लिख दिया A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। E2 नाउ दिस, तो
फिर से सारी चीजें वही चलेंगी, 1/4πε0 क्यू अपन AP स्क्वायर फिर से वही आ गया R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो दोनों का मैग्नीट्यूड देखो आप इक्वल है। अब यहां पर हमें एक बात समझनी है, ये एंगल अगर थीटा बना रहा है तो ये एंगल भी थीटा है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो जाएंगे। तो ये दोनों थीटा है और ये फिर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया, तो ये थीटा, ये दोनों थीटा है तो ये दोनों भी थीटा होंगे, क्योंकि हम देख सकते हैं ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे और ये ट्रांसवर्सल है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये थीटा हो जाएगा। अब बच्चों बात समझना है, ये E1 के दो कंपोनेंट्स अगर मैं बनाऊं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल आएगा E1 cos थीटा और वर्टिकल जाएगा E1 sin थीटा। E2 का फिर मैं दो कंपोनेंट्स बनाऊं तो हॉरिजॉन्टल जाएगा E2 cos थीटा और E2 sin थीटा। तो E1 sin थीटा ऊपर, E2 sin थीटा नीचे, और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, यानी सेम का sin थीटा ऊपर और सेम sin थीटा नीचे, तो दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर्स हैं, so both will cancel each other, so net resultant in vertical direction would be 0. There will be no effective electric field intensity in vertical direction. This must be clear by now. अब देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें तो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा ये दोनों एड अप हो जाएंगे। वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ E1 एंड E2 will cancel each other and horizontal components will be added. तो E1 cos थीटा E2 cos थीटा दोनों ऐड कर दिया। अब दोनों ऐड करेंगे तो E1 E2 ये दोनों कॉमन है एक्चुअली वैल्यूज, तो दोनों को कॉमन ले लिया तो 2 cos थीटा साथ में आ जाएगा। ये ले लिया E1 और E2 किसी एक का मैग्नीट्यूड और 2 cos थीटा। अगर मैं बोलूं x बोल देता हूं, ये x है और ये x है, तो दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो x cos थीटा 2x cos थीटा, तो x यहां लिख दिया और 2 cos थीटा यहां लिख दिया, 2x cos थीटा हो गया। अब E विल बी 2q अपॉन 4πε0 और a अपॉन, यहां से cos थीटा की वैल्यू देखो बच्चों यहां लिखा हुआ है cos थीटा इस ट्रायंगल में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस इज a, हाइपोटेन्यूस इज स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, स्क्वायर रूट को हमने लिख दिया एक्सपोनेंट हाफ करके। तो ये cos थीटा जब यहां हमने पुट कर दिया तो पहले से r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और इसका हाफ पावर और लग जाएगा, तो 1 और हाफ मिलकर 3/2 हो जाएगा, एक्सपोनेंट 3/2। अब यहां तक तो ठीक है। अब फिर से जैसा लास्ट केस में किया था हमने अप्रोक्सीमेशन लगा दिया, इफ r इज मच ग्रेटर देन a देन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर विल ऑलमोस्ट बी इक्वल टू r स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं। अब इसको अगर मैंने a को रिमूव कर दिया तो r स्क्वायर टू द पावर 3/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, r क्यूब हो जाएगा, यहां से r क्यूब 2qa अपॉन 4πε0 r क्यूब, ये आ गया। अब यहां से एक चीज समझेंगे, 2qa इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो q इंटू 2a, ये है q इंटू 2a है p डाइपोल मोमेंट, लेकिन इसका डायरेक्शन तो पॉजिटिव x डायरेक्शन में है और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रहा है नेगेटिव x डायरेक्शन में, तो हमने उसको नेगेटिव ले लिया, विद माइनस साइन के साथ p बना दिया इसको, नेगेटिव ऑफ p, तो 1/4πε0 p अपॉन r क्यूब नेगेटिव में, ये बनेगा हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट p। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपका ये डेरिवेशन और इस पे न्यूमेरिकल्स बहुत कॉमनली बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देखो अगर एक्चुअल पॉइंट पर होगा तो ऊपर 2p है, और अगर इक्वेटोरियल लाइन पर है तो 2p की जगह बस p रहेगा। तो फॉर्मूले दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। डेरिवेशन के प्रोसेस में, फ्लो में थोड़ा सा डिफरेंस जरूर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हमने पढ़ा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हमने किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जाकर रख दिया, दोनों चार्जेस को पकड़ा, डिस्टेंस सेपरेशन कांस्टेंट रखा और जाकर ऐसी जगह पे पुट कर दिया जहां पर पहले से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या होगा, नेट फोर्स कितना होगा इस डाइपोल पर, इस डाइपोल पर टॉर्क लग सकता है, वो टॉर्क कितना होगा, और इस डाइपोल के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी बनकर स्टोर हो जाती है, वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो ये सारे टॉपिक्स के लिए एक वीडियो और एक क्लास और होगी, और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हमारे चैनल को आप बच्चों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि ये पूरे सेशन में आपका थॉरोली पूरा सिलेबस एनसीईआरटी बेस्ड
हम कवर करने वाले हैं। आपको थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। कोई डाउट भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पर डाउट ज़रूर पूछ लिया करो। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप व्हाट्सएप से भी मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो आप जितनी हेल्प लेनी चाहो उतनी हेल्प देने को मैं तैयार हूँ, बस आप इंटरेस्ट शो करो। क्योंकि अब ये टाइम ऐसा चल रहा है कि स्कूल की भी छुट्टियाँ ही हैं और कोरोना के चक्कर में क्लासेस हो नहीं रही हैं स्कूल की। तो घर बैठे बैठे आप अगर इसको मेरी इस मेहनत को अगर आप यूटिलाइज कर लो तो इससे बढ़िया कुछ बात नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच।